Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is cell injury and adaptation flow charts. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने पैथोलॉजी की डेफिनेशन और इसके 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को कवर कर लिया था। फिर हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी को पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने कवर कर लिया था आई थिंक कॉजेज ऑफ सेल इंजरी है, एपोप्टोसिस है, सेल डेथ का पहला मैकेनिज्म। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल डेथ के दूसरे मैकेनिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस इसका डिफरेंस मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने एपोप्टोसिस को डिस्क्राइब किया था, जिसका नाम है सेल इंजरी एंड अडाप्टेशन फ्लो चार्ट्स पार्ट 3 है मेरे ख्याल से वो। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। पार्ट 3 या पार्ट 2 इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारा वीडियोस को अरेंज कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस को। तो नेक्रोसिस होती है पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। ओके, नेक्रोसिस क्या होती है? पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द पैथोलॉजिकल एक्सीडेंटल सेल डेथ ड्यू टू सीवियर इंजरी इन विच सेल मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट एंड सेलुलर एंजाइम लीक आउट एंड डाइजेस्ट द ओन सेल एंड द नेबरिंग सेल। इन शॉर्ट, नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल या एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है जिसके अंदर सीवियर इंजरी के बाद सेल की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है या फिर वो इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है मेम्ब्रेन। लेकिन जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल की जो एंजाइम्स होती है, चाहे वो प्लाज्मा एंजाइम है, चाहे वो साइटोसोल के एंजाइम है, चाहे वो लाइसोसोमल एंजाइम है, वो लीक आउट करना शुरू कर देती है। स्पेसिफिकली लाइसोसोमल एंजाइम लीक आउट करने के बाद सेल के कंटेंट को डाइजेस्ट आउट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज लिखे हुए हैं, वही है जो कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइपोक्सिया, इस्कीमिया हो गया, एक्सपोजर टू द माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हो गया, बर्न्स है, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी होती है। ओके, और कभी कभार सराउंडिंग टिश्यू में से जो प्रोटीज है वो लीक आउट कर देती है, फॉर एग्जांपल पेनकिलेटाइटिस के अंदर। तो ये नेक्रोसिस की क्या हो गया? कॉजेज हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्रोसिस के हाल मार्क्स। नेक्रोसिस के क्या हाल मार्क्स होते हैं जो और दूसरी सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस के अंदर नहीं देखने को मिलते। पहली बात कि इसमें सेलुलर प्रोटीन की डीनेचुरेशन होती है। एपोप्टोसिस में भी कुछ हद तक होती थी, लेकिन उसमें जो इओजिनोफिलिया है वो रिलेटिवली कम होता था, इसमें इओजिनोफिलिया ज़्यादा होगा। दूसरा हाल मार्क ये है कि सेलुलर कंटेंट लीक आउट कर जाएंगे थ्रू डैमेज मेम्ब्रेन। जब वो डैमेज मेम्ब्रेन से लीक आउट कर जाएंगे तो वो दूसरे सेल को या टिश्यू को डाइजेस्ट आउट करना शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट, लोकल इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। ओके, और जो लीथल इंजर्ड टिश्यू है उनके एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। ओके, यानी नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अंदर फ़र्क ये होता है कि नेक्रोसिस के अंदर जो एडजेसेंट नेबरिंग सेल होती है उनकी भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अब इसका पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म है कि नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों होती है। कभी कभार एग्जाम में या वाइवा के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है। तो जो नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस के अंदर सेल के कंटेंट रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। असल मसला यही होता है कि जो नेक्रोसिस के अंदर सेलुलर मेम्ब्रेन, इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, स्पेसिफिकली लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो लाइसोसोमल एंजाइम साइटोसोल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जब एंजाइम साइटोसोल में रिलीज हो जाएंगे तो वो सेल के कंटेंट को डाइजेस्ट आउट करना शुरू कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस होते हैं, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फॉस्फोलाइपेजेस होते हैं, फॉस्फोलिपिड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डीएनएज है, आरएनएज होते हैं। ओके, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलाइपेज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो स्पेसिफिक सब्सटेंस इंजर्ड सेल से रिलीज होना शुरू हो जाती है। लाइक आपको पता है कि लीवर का अगर डैमेज होता है, हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, या सिरोसिस होता है, तो इस केस में ईएलटी और ईएसटी का लेवल प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होने के बाद प्लाज्मा में आना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो आपको क्या देखने को मिलता है? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न देखने को मिलता है। अभी डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या होता है? ये वो मॉलिक्यूलर पैटर्न है जो मैंने इन्फ्लेमेशन के अंदर बताया था, जिसको सेंस करने के लिए नोड लाइक रिसेप्टर होते थे, एनएलआर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो फिर एटीपी रिलीज होगा। अगर डीएनए डैमेज हुआ है तो यूरिक एसिड रिलीज होगा या दूसरे मॉलिक्यूल्स वगैरह रिलीज हो सकते हैं। इनको रिकॉग्नाइज करते हैं मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर, स्पेसिफिकली एनएलआर जो साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं। ओके, इसके अलावा जो फिर इनके क्या होगा? फेगोसाइटोसिस होती है सेलुलर डेब्रिस की, और इसके अलावा साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी, इन्फ्लेमेशन में ये स्टिमुलेशन होगी तो इन्फ्लेमेटरी सेल की रिकरेटमेंट होती है, वो मजीद सेलुलर डेब्रिस की फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर देती है, प्रोटीलिटिक एंजाइम रिलीज होती है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है और फाइनली नेक्रोटिक सेल की क्लियरेंस होती है।
तो ये पूरा मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन इन द नेक्रोसिस का। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नेक्रोसिस के डिफरेंस लिखे हुए हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस को बाद में कवर करेंगे जब हमारा नेक्रोसिस का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस के बायोकेमिकल मैकेनिज्म में, फिर हम नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के ऊपर इसकी कुछ टाइप्स बनाएंगे। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोकेमिकल मैकेनिज्म को। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 52% ऑडियंस ऐसी है जो चैनल को तो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बायोकेमिकल मैकेनिज्म के अंदर यानी नेक्रोसिस के अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल सिस्टम या मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉजेज लिखे हुए हैं, कॉजेज से इनका इंजरी लिखाई हुई है, लाइक हाइपोक्सिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है। जो हाइपोक्सिया और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है वो एटीपी के प्रोडक्शन को कम कर देता है, और इस केस में नेक्रोसिस देखने को मिलती है। या फिर सेलुलर मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचता है। ठीक है, तो इस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन दोनों डैमेज हो जाएगी। फिर सेलुलर कंटेंट लीक आउट कर जाएगा, नेबरिंग सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। आरओएस की प्रोडक्शन होती है, तो आरओएस लिपिड्स को, प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। फ्री रेडिकल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जो आरओएस होते हैं लिपिड की परऑक्सीडेशन करती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। डीएनए को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है, प्रोटीन की मिस फोल्डिंग या ब्रेक डाउन कर देती है। इन शॉर्ट, इन सब केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और अगर कोई आपसे पूछे कि किसी टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है या सेलुलर मेम्ब्रेन को डैमेज हो गया, आरओएस है, तो आपने किस तरफ जाना है, आपने नेक्रोसिस की तरफ जाना है। जब नेक्रोसिस होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन सर्कुलेशन के अंदर आना शुरू हो जाती है, प्लाज्मा के अंदर आना शुरू हो जाती है। और इन प्लाज्मा प्रोटीन को देखने के बाद हम ये तय करते हैं कि कौन सा या किस टाइप की इंजरी हुई है। तो ये बेसिस बन जाता है फॉर द ब्लड टेस्ट, यानी आप जो टिश्यू स्पेसिफिक सेलुलर इंजरी है उसकी डिटेक्शन करते हो। लाइक अगर मायोकार्डियम की नेक्रोसिस होती है तो इस केस में कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन रिलीज होना शुरू हो जाती है, जो ब्लड में डिटेक्ट हो गए अप्रोक्सीमेटली मायोकार्डियल इंफार्क्शन के 2 घंटे के बाद। अगर बाइल डक्ट की एपिथेलियम होती है तो इस केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेस रिलीज होता है, हेपेटोसाइट से ईएसटी ईएलटी रिलीज होता है। तो आप इन एंजाइम को देखने के बाद ये तय कर सकते हो कि किस टिश्यू की नेक्रोसिस हुई है। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। अब जो नेक्रोटिक सेल होती हैं उनका क्या फेट होता है, नेक्रोटिक सेल का क्या, पहली बात की नेक्रोटिक सेल इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करते हैं। वो इन्फ्लेमेशन से ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आती है, प्लाज्मा प्रोटीन आती है, वो एंजाइमेटिक डाइजेशन करवाती है। दूसरी तरफ सेलुलर डेब्रिस की फेगोसाइटोसिस करवा देती है। इन शॉर्ट, इसकी वजह से जो नेक्रोटिक मटेरियल है उसका क्लियर अवे हो जाता है। दूसरी तरफ जो नेक्रोटिक सेल है वो कैल्शियम को बुलाते हैं, यानी इनके ऊपर नेक्रोटिक सेल या डाइंग सेल के ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। और ऐसी टाइप की डेपोजिशन जिसके अंदर नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन डेड टिश्यू के ऊपर कैल्शियम डेपोजिट होना शुरू हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन उस एरिया में देखने को मिलती है जो नेक्रोटिक एरियाज होते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं फिनोमिना फॉर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ। यानी पहले सेल को रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, फिर उसकी इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर कन्वर्जन होती है। इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर जब आएगा जब उसका स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को वापस रिस्टोर नहीं कर सकता। तो वो कौन से 3 बेसिस होती है जिसकी वजह से सेल रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में चला जाता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एपोप्टोसिस के अंदर भी एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, तो पहला है इनएबिलिटी टू रिस्टोर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन या माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज कुछ ज़्यादा हो गया तो सेल रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल की तरफ चला जाएगा, वापस नहीं आ सकता। या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लाइसोसोमल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस आ गई है, डिसरप्शन आ गया, तो इस केस में जो एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन देखने को मिलती है और सेल वापस हेल्थी स्टेट को एक्वायर नहीं कर सकता। अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अंदर 2 चेंजेस होती है, एक है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, दूसरा न्यूक्लियर चेंजेस। जो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होती है, कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलती है, कुछ ऐसी चेंजेस होती है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलती है। जो लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलती है वो हीमोटॉक्सिन एंड इओजिन स्टेनिंग से पता चलता है, जिसके अंदर लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए है, दूसरा डीनेचर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की एक्युमुलेशन होती है। ठीक है, यानी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म का इओजिनोफिलिया बढ़ जाता है क्योंकि आरएनए लॉस हो गया और डीनेचर प्रोटीन की एक्युमुलेशन होना शुरू हो गया। तो इनको इओजिनोफिलिया इसलिए बोला क्योंकि रेड डाई इओजिन को बाइंड करते हैं। दूसरी तरफ जो ग्लाइकोजन पार्टिकल है उनका लॉस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप हीमोटॉक्सिन इओजिन स्टेनिंग करते हो तो फिर आपको ग्लासी होमोजीनस अपीयरेंस देखने को मिलती है। तीसरा एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है ऑर्गेनेली की। जब एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है ऑर्गेनेली की तो साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड हो जाता है, यानी मॉथ ईटन होता है। ठीक हो गया, तो मॉथ ईटन अपीयरेंस नेक्रोसिस में देखने को मिलती है। और फिर लास्ट है कि जो डेड सेल होती है वो वोल्ट फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट, उससे
सर्कल्ड होती है, यानी जो डैमेज मेम्ब्रेन होती है वहाँ से फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड होता है जिसको बोलते हैं माइलिन फिगर्स। फिर माइलिन फिगर्स की फेगोसाइटोसिस होती है दूसरे सेल से, या फिर माइलिन फिगर की डिग्रेडेशन होती है। जब माइलिन फिगर जिसमें फॉस्फोलिपिड है तब उसकी डिग्रेडेशन होगी तो उसमें से फैटी एसिड रिलीज होगी। फैटी एसिड की कैल्सिफिकेशन होगी, यानी वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगी और बन जाएगा सोप, यानी सैपोनिफिकेशन वाला प्रोसेस। और ये हमने पढ़ना है कौन से नेक्रोसिस के अंदर होता है, सोप की फॉर्मेशन फैट नेक्रोसिस के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया, पूरी की पूरी चेंजेस होगी लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन में डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिलती है। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन होती है और इसके अंदर अमॉर्फस डेंसिटीज की एक्युमुलेशन ज़्यादा होती है। ये अमॉर्फस डेंसिटीज रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी थी लेकिन रिलेटिवली कम थी। इसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स होती है, चौथा अमॉर्फस डेब्रिस होते हैं, पांचवा काफ़ी मटेरियल का एग्रीगेशन देखने को मिलता है जो डीनेचर प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता होता है। इसके बाद है न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर डीएनए की ब्रेक डाउन होती है, 3 डिस्टिंक्टिव पैटर्न देखने को मिलती है। लाइक पहले होती है, वैसे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरतीब लिखी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे पिकनोसिस लिखा है, कैरियोलेक्सिस और कैरियोलाइसिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले पिकनोसिस के अंदर न्यूक्लियर श्रिंकेज होती है। ओके, तो पिकनोसिस, कैरियोलेक्सिस और कैरियोलाइसिस, आप इसको रट्टा मार लेना है। ठीक है, तीनों किसी भी रिलेटिव तरतीब से किसी भी ऑर्डर से हो सकती है। ठीक हो गया, तो पिकनोसिस के अंदर न्यूक्लियर कंडेंसेशन होती है, कैरियोलिसिस के अंदर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होती है और कैरियोलाइसिस के अंदर न्यूक्लियर डिसोल्यूशन होती है। पर कंडेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिसोल्यूशन को रट्टा मार लेना। कैरियोलाइसिस किस तरह से होती है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है एंडोन्यूक्लियस से। अगर डीएनए को डिस्ट्रॉय करना तो डीएनए चाहिए, आरएनए को करना तो आरएनए चाहिए। डीएनए आरएनए लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से जो बेसोफिलिया होता है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है पिकनोसिस। पिकनोसिस में न्यूक्लियर श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है। इसमें इनिशियली बेसोफिलिया बढ़ जाता है, जो क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है इनटू डेंस श्रंकन बेसोफिलिक मैस। उसके बाद है कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस के अंदर जो पिकनोटिक न्यूक्लियस है उसकी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। असल में पहले पिकनोसिस होता है, फिर कैरियोलिसिस होता है, फिर कैरियोलाइसिस होता है। ठीक है, लेकिन मैंने तरतीब उस हवाले से लिखी है जो बेसिक पैथोलॉजी में लिखा हुआ है। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, वो है अपोप्टोसिस के नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। जो नेक्रोसिस होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, इसको हम दो बल्कि 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। 5 टाइप में डिस्टिंक्टिव ग्रोस अपीयरेंस होती है। एक टाइप को आप ग्रोस लेवल या नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप इसको हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस से ही देख सकते हो। उसमें आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जबकि जो डिस्टिंक्टिव ग्रोस अपीयरेंस के अंदर कोआगुलेटिव, ल्यूकोफैक्टिव, गैंग्रीनस, केजियस एंड द फैट नेक्रोसिस आता है। स्टार्ट करते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस से। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उसमें ये है कि जो टिश्यू का आर्किटेक्चर होता है, टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू की जो आउटलाइन होती है वो प्रिजर्व होती है। ठीक है, यानी टिश्यू का जो आर्किटेक्चर होगा वो कुछ दिन तक तो प्रिजर्व रहेगा। जो अफेक्टेड टिश्यू होते हैं उनका फर्म टेक्सचर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप इस टिश्यू का देखो, इस टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है, इसकी टिश्यू के जो सेलुलर आउटलाइंस होती है, बाउंड्रीज होती है, वो प्रिजर्व रहती है। जो अफेक्टेड टिश्यू है उनका फर्म टेक्सचर होता है। इंटेंस इओसिनोफिलिक सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट होते हैं या फिर रेडिश होते हैं ड्यू टू ब्लॉक्ड प्रोटियोलाइसिस। ठीक हो गया, ओके। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं किस तरह से होता है। सेल इंजरी हुई है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम की डीनेचुरेशन हुई है। ठीक है, उससे प्रोटियोलाइसिस क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक प्रोटियोलाइसिस, यानी डेड सेल की प्रोटियोलाइसिस अभी स्टॉप हो गई है। जब प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक हो गया, स्टॉप हो गया, तो इस केस में जो नेक्रोटिक सेल होते हैं कुछ टाइम तक परसिस्ट रहते हैं। फिर ल्यूकोसाइट का रिकरेंटमेंट होता है नेक्रोटिक साइट पर, डेड सेल की डायलेशन होती है लाइसोसोमल एंजाइम से, फिर फेगोसाइटोसिस होता है सेलुलर डेब्रिस का बाय न्यूट्रोफिल एंड द मैक्रोफेजेस। ठीक हो गया, तो ये था कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का पैथोजेनेसिस। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, लाइक जो लोकलाइज्ड एरिया होता है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का उसको इन्फाक्शन बोलते हैं। किसी भी टिश्यू के अंदर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेथ होती है या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फाक्शन होता है तो वो सारे का सारा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आता है, सिवाय एक के, वो है ब्रेन। ठीक है, तो सीएनएस के अंदर ल्यूकोफैक्टिव होती है और यहाँ पर कोआगुलेटिव नहीं होती है। कोई आपसे सवाल पूछे कि कोआगुलेटिव क्यों नहीं होती, ल्यूकोफैक्टिव क्यों होती है, तो उसका जवाब आपने खुद देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर जो अपीयरेंस होती है वो विस्कस लिक्विड वाली होती है और इसमें जो नेक्रोटिक मटेरियल होता है वो क्रीमी येलो होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो ल्यूकोसाइट होती है उनकी रिकरेंटमेंट होती है, ल्यूकोसाइट पस की एक्युमुलेशन करवा देती है, जो कि पस क्या होती है, लिक्विड और क्रीमी येलो नेक्रोटिक मटेरियल होती है। इसके पैथोजेनेसिस क्या है, ब्रेन के अंदर या किसी पार्टिकुलर टिश्यू में फोकल बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के बाद ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेट होती है, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करते हैं, डेड सेल की डाइजेशन होती है। जब डेड सेल की डाइजेशन होती है तो टिश्यू ट्रांसफॉर्म होकर विस्कस लिक्विड बनाता है, क्रीमी येलो नेक्रोटिक मटेरियल देखने को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट।
ओके, तो इसकी वजह से फाइनली क्या बन जाएगा, पस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिक डेथ होती है सीएनएस के अंदर, या किसी जगह पर फोकल फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके बाद है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस लिम्स के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर ये वर्ड यूज होता है गैंग्रीन का, ठीक है। जैसे लोअर लिम्ब के अंदर अगर ब्लड सप्लाई लॉस हो गई है तो कोआगुलेटिव पहले होगी इनिशियली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जिसमें अभी कोई लिकोफैक्शन नहीं तो उसको बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। लेकिन अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वही आगे इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट होती है, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस और ज़्यादा हो जाती है और वेट गैंग्रीन वगैरह हो जाती होती है, ठीक है। तो वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है कि वेट गैंग्रीन के अंदर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब उसकी वजह से ल्यूकोफैक्टिव होती है, लेकिन इनिशियली जो नेक्रोसिस होती है वो ड्राई गैंग्रीन वाली होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है केजियस नेक्रोसिस। अब केजियस नेक्रोसिस, अब इसकी जो अपीयरेंस होती है, ग्रॉस अपीयरेंस क्या होती है, इसमें फ्राइएबल वाइट अपीयरेंस होती है, चीज लाइक फ्राइएबल वाइट, जबकि क्रीमी लिक्विड वो लिकोफैक्टिव थे, जबकि फ्राइएबल वाइट अपीयरेंस चीज लाइक, तो उसको केजियस नेक्रोसिस बोलते हैं। हिस्टोलॉजिकली देखें तो ये स्ट्रक्चरलेस कलेक्शन होती है फ्रेगमेंटेड या लाइस्ड सेल की और एमार्फस ग्रैनुलर टैबलेट्स की, और वो एक डिस्टिंक्ट इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर के अंदर इनक्लोज्ड होती है। यानी दो चीज़ें होती है, एक तो नेक्रोटिक सेल है, दूसरा एमार्फस ग्रैनुलर टैबलेट्स होती है, और दोनों के दोनों एक डिस्टिंक्टिव इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर के अंदर क्लोज होते हैं। अगर आप इसको देखो, ये लंग्स का केजियस नेक्रोसिस लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली अपर लोब का बाई टीबी। अगर हम डिफरेंस क्रिएट करना चाहें, इसको डिफरेंशिएट करना चाहें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में, तो जो टिश्यू का आर्किटेक्चर था कोआगुलेटिव के अंदर प्रिजर्व था, लेकिन इसमें प्रिजर्व नहीं होता। उसमें सेलुलर आउटलाइन को हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते। ये उसमें कोई ऐसा सराउंडिंग नहीं था, लेकिन इसमें सराउंडेड होता है मैक्रोफेजेस और इन्फ्लेमेटरी सेल से। फॉर एग्जाम्पल जो नोडुलर इन्फ्लेमेशन होती है, ग्रानुलोमा बनता है लंग्स के अपर लोब के अंदर, और टीबी के केस में हम देखने को मिलता है। इसके बाद है फैट नेक्रोसिस। ओके, तो जो फैट नेक्रोसिस होती है ये डिफाइन किस तरह से करती है, लोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन। अब ये उन जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे फैट रिलेटिवली ज़्यादा होता है, लाइक फीमेल में ब्रेस्ट होता है, और दोनों मेल और फीमेल के अंदर जो ओमेंटम होता है वहाँ पे फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, टैग काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी अपीयरेंस क्या होती है, ग्रोथ अगर देखें तो चाकी वाइट अपीयरेंस होती है। चाकी वाइट अपीयरेंस फैट नेक्रोसिस को शो करती है। चाकी वाइट अपीयरेंस सैपोनिफिकेशन की वजह से होती है, जबकि हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर या माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर जो नेक्रोटिक फैट सेल है उनके आउटलाइन के शेडो देखने को मिलती है, बेसोफिलिक कैल्शियम साल्ट की डेपोजिशन देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी होती है। एग्जाम्पल लिखी हुई है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम पेनक्रियास को डाइजेस्ट करने के बाद पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो जाती है, ठीक है। जब रिलीज हो जाते हैं तो वो पेरिटोनियम की या स्पेसिफिकली ओमेंटम के फैट सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, तो वहाँ से टैग रिलीज होगा, टैग के एस्टर्स रिलीज होते हैं, फिर टैग के एस्टर को हाइड्रोलाइज करने वाला पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, फिर वहाँ से फ्री फैटी एसिड आएगा, फ्री फैटी एसिड कैल्शियम से कंबाइन करेगा, चाकी वाइट एरियाज बनेगी, जिसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। एग्जाम्पल है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसके बाद है फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। फिब्रिनाइट नेक्रोसिस के अंदर ब्राइट पिंक और एमॉर्फस अपीयरेंस होती है, ठीक है। ब्राइट पिंक और एमॉर्फस अपीयरेंस को बोलते हैं फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। एग्जाम्पल है इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम, ठीक है। तो जो ब्राइट पिंक और अमॉर्फस अपीयरेंस देखने को मिलती है ब्लड वेसल की वॉल के अंदर ड्यू टू फिब्रिन डेपोजिशन, तो उसको बोलते हैं फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। ये हमें पॉलीआर्थराइटिस नोडुला में देखने को मिलता है। असल में होता क्या है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स आर्टरी की वॉल के अंदर डेपोजिट हो जाएगा, फिर उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। प्लाज्मा प्रोटीन की लीकेज देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली फिब्रिन की। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। ओके, तो ये हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो ब्लड वेसल को इन्वॉल्व करता है उस केस में देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस वगैरह को जो हमने कवर करने थे, ठीक है। तो डिफरेंस नेक्रोसिस के क्या क्या हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ड्राई और वेट गैंग्रीन का, एग्जाम में सवाल आ जाता है। ड्राई गैंग्रीन का जो काज होता है वो आर्टीरियल ओक्लूजन होती है, मेनली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। वेट गैंग्रीन का जो काज होता है ये यानी मोर देखने को मिलता है, यानी वीनस ओक्लूजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट काज होता है, ठीक है, जबकि उसमें आर्टीरियल ओक्लूजन। और इसमें जो सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल या फोकल फंगल इन्फेक्शन होता है, दैट मीन्स लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। ये लिम्स और इंटेस्टाइन के लिए स्पेसिफिक होती है। वैसे जो लिम्स के लिए ये और बॉवल के लिए ये, ठीक है, और दोनों को मिला के गैंग्रीन बन जाएगा। ग्रोस अपीयरेंस देखिए तो जो ऑर्गन होता है वो ड्राई होता है, श्रंकन होता है और ब्लैक होता है। इसमें ऑर्गन सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, क्यों इसमें टेक्सचर मेंटेन होता है, इसमें टेक्सचर मेंटेन नहीं हो पाता। जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है हेल्थी और टिश्यू नॉर्मल टिश्यू के अंदर, हेल्थी और गैंग्रीनस टिश्यू के अंदर वो प्रेजेंट होती है, इसमें मौजूद नहीं होती।
जो प्यूट्रिफैक्शन होती है इसमें ज़्यादा होती है, इसमें रिलेटिवली कम होती है। बैक्टीरिया इसमें नहीं होते या ना होने के बराबर होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। प्रोग्नोसिस इसका बेटर होता है, इसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली पुअर होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोआगुलेटिव और कैजियस नेक्रोसिस में। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का कॉज होता है हाइपोक्सिया इस्केमिक इंजरी, जबकि कैजियस नेक्रोसिस का कॉज होता है ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड, लंग्स और स्किन। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर एसिडोसिस लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पर डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी लिखा हुआ है। अफेक्टेड टिश्यू का फर्म टेक्सचर होता है, जबकि इनका चीज़ी वाइट अपीयरेंस होती है। ये प्रिजर्व होती है, इसमें आर्किटेक्चर इसमें ओब्लिटरेटेड होता है। ठीक है, बाकी डिफरेंस रिलेटिवली माइनर है। मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा जब हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आज ही अपलोड कर दूं तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।